कैसे हैं आप सब, मेरी वफादार डर से खेलने वाली फैमिली। मैं हूं आपका अपना मिस्टर सी हॉरर और आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसे डर की गहराई में जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। जो सुनोगे वो दिमाग में गूंजता रहेगा, जो देखोगे वो आंखों से हटेगा नहीं, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, ये है भयानक सच्चाई। अगर आप भी देर रात अकेले साथ ढाकों से गुजरते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। हो सकता है कोई आपको देख रहा हो। नहीं, मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उनके बारे में जो इंसानों के भेष में हमारे बीच घूमती हैं और फिर एक दिन अचानक रास्ते में रोककर आपकी रूह तक को चबा जाती है। हाँ, मैं पिशाचिनियों की बात कर रहा हूं। आपने सुना होगा पिशाच, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, लेकिन पिशाचिनियां ये उनसे भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये इंसानी शक्ल में आती है, आपकी मदद मांगती हैं, कभी लिफ्ट के बहाने तो कभी बच्चे के रूप में सामने आ जाती हैं। और जब आप रुकते हैं तो वो खेल शुरू होता है जिसका अंत सिर्फ मौत होती है, वो भी बहुत दर्दनाक। मैं विनय हूं और आज जो आप सुनेंगे वो कोई कहानी नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है और कुछ उन लोगों का भी जो अब इस दुनिया में नहीं है। रात के अंधेरे में जब सड़कें वीरान होती हैं, जब गाड़ियों की आवाजें भी थम जाती है, तब ये पिशाचिनियां अपने शिकार की तलाश में निकलती हैं। और अजीब बात यह है कि इनकी नजरें सिर्फ उन पर होती हैं जो अकेले हों, थके हुए हों या फिर परेशान हों। कई रिपोर्ट्स छपी हैं लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलता। गांवों में इन्हें राह रोकनियां, सड़क वाली बाई, शापित दुल्हन या सफेद साड़ी वाली कहा जाता है। शहरों में इन्हें बस मनगढ़ंत कहानी कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन क्या होगा जब एक दिन आप खुद उनसे टकरा जाएं? क्या आप बच पाएंगे या फिर आप भी एक और केस बन जाएंगे जिसकी फाइल पुलिस कभी खोलती ही नहीं? इस कहानी में आपको वो सब सुनने को मिलेगा जो अखबारों में नहीं छपता, जो न्यूज चैनलों पर नहीं आता और जो आज भी रात के अंधेरे में सड़कों पर जिंदा घूम रहा है। रुकिएगा नहीं, वापस मत मुड़िए, क्योंकि अगर वो आपके पीछे आ गई तो आप सिर्फ आवाज सुन पाएंगे और फिर सन्नाटा। तो आइए सुनते हैं राह चलते लोगों का शिकार करती पिशाचिनियां, भयानक सच्चाई। लेकिन एक चेतावनी, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक दरवाजा है जिसे एक बार खोलने के बाद बंद करना आपके हाथ में नहीं रहेगा। मुझे अभी भी नहीं पता कि वह रात मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती। चाहे कितने भी साल बीत गए हों, मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और मुझे अभी भी वह टिमटिमाता हुआ बल्ब, बस स्टैंड का खालीपन, उस महिला की परछाई और वह सूटकेस दिखाई देता है। भगवान, वह सूटकेस। यह सब इतना सामान्य, लगभग भूलने योग्य शुरू हुआ। दीपक और अजय, मेरे बचपन के दोस्त, एक छोटे धूल भरे शहर से आखिरी बस पकड़ने की योजना बना रहे थे जिसे आप शायद ही नक्शे पर पा सकें। क्या आप ऐसी जगहों को जानते हैं जहां हवा भी पुरानी लगती है, जहां रात 9 बजे के बाद जीवन बंद हो जाता है और 10 बजे तक सड़कें भूत की कहानी के परित्यक्त पन्नों की तरह दिखती हैं? उस शहर में एक बस स्टैंड था, छोटा, टूटा हुआ, उसके ऊपर एक बल्ब जो लगातार झपकाता रहता था, जैसे कि वह तय नहीं कर पा रहा हो कि मरना है या जिंदा रहना है। दीपक ने मुझे लगभग 9:30 बजे फोन किया। हम अब निकल रहे हैं, उसने कहा। मुझे अभी भी उसकी आवाज के पीछे की हवा याद है। यह तीखी, बेचैन थी। वे किसी काम से शहर जा रहे थे, बस 2 घंटे की दूरी पर। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस रात जो कुछ भी हुआ, हर एक सेकंड मेरे दिमाग में एक गहरे घाव की तरह अंकित हो गया है जो भरने से इनकार करता है। दीपक ने मुझे बताया कि वे लगभग 10-15 बजे बस स्टैंड पर पहुंचे। वहां एक सोता हुआ कुत्ता और एक चाय वाला था जो पहले से ही बंद हो रहा था। को छोड़कर सब सुनसान था, लेकिन वहां कोई और भी था। वह हिल नहीं रही थी, वह बात नहीं कर रही थी, बस खड़ी थी। एक महिला एक फीकी लाल साड़ी में लिपटी हुई प्लेटफॉर्म के किनारे एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। रोशनी में नहीं,
जहां आप उसका चेहरा साफ साफ देख सकें, बस इतनी दूर कि उसकी उपस्थिति गलत लगे। उसके हाथों में एक बड़ा काला सूटकेस था जो उसकी कमजोर भुजाओं के लिए बहुत भारी लग रहा था। अजय ने दीपक को धक्का दिया। इस समय ऐसा सूटकेस कौन लाता है? उन्होंने इसे हंसने की कोशिश की, लेकिन बाद में दोनों ने स्वीकार किया। उसकी खामोशी असहनीय थी। ऐसा नहीं था कि वह बोल नहीं रही थी, बल्कि वह हिल नहीं रही थी। उसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई थी, उसकी आंखें रात में जमी हुई थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो हम में से कोई नहीं देख सकता था। दीपक ने सिगरेट जलाई और अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने कभी भी कोई हरकत नहीं की। यहां तक कि गंध, धुएं या अपने आसपास के कदमों पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह एक पत्थर की मूर्ति की तरह थी, जिसे बस सांस लेने के लिए जीवित किया गया था। तभी अजय ने कहा, भाई मुझे पेशाब करना है, मैं 2 मिनट में वापस आ जाऊंगा। और ये उसके द्वारा कहे गए आखिरी शब्द थे। दीपक इंतजार करता रहा। 1 मिनट, 3, 5, फिर 10। उसने पास के बाथरूम की इमारत में अपना नाम चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। उसने चारों ओर देखा। कोई संकेत नहीं, कुछ भी नहीं। यहां तक कि कुत्ता भी चला गया था। चाय की दुकान बंद हो गई थी, लेकिन महिला, वह अभी भी वहीं थी, अभी भी खड़ी थी, अभी भी पलक नहीं झपका रही थी। और सूटकेस, वह शापित सूटकेस। दीपक ने कहा कि वह हिल गया। उसने मुझे बताया, उसकी आवाज आंधी में बच्चे की तरह कांप रही थी। उसने उसे हिलते हुए देखा, बस एक बार, लेकिन यह काफी था। अंदर से कुछ धमाका हुआ, एक दबी हुई टक्कर, जैसे कुछ या कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वह करीब गया, यह सोचकर कि शायद अजय ने कोई शरारत की हो, शायद वह छिपा हुआ था। लेकिन फिर सूटकेस, वह एक तरफ गिर गया, धीरे से, जैसे उसे धीरे से नीचे रखा जा रहा हो। ताला खुल गया और जो बाहर आया वह इंसान नहीं था। एक हाथ, पीला, खून से लथपथ, उंगलियां अस्वाभाविक कोणों पर मुड़ी हुई, जैसे उसे तोड़कर अंदर डाला गया हो। दीपक जम गया। उसने कहा कि वह चिल्ला नहीं सकता। उसने कोशिश की, लेकिन उसका गला जाम हो गया। वह पीछे हट गया। महिला आखिरकार मुड़ी, धीरे से। उसकी गर्दन सूखी हड्डियों की आवाज के साथ चटक रही थी, और उसकी आंखें, वह उनका वर्णन भी नहीं कर सकता था। लाल नहीं, काला नहीं, बस खोखला, मौत की ओर ले जाने वाले 2 अंतहीन छेदों की तरह। वह मुस्कुराई, बस थोड़ा सा, बस इतना ही। और फिर दीपक भाग गया। वह कभी नहीं रुका। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह तब तक भागता रहा जब तक उसके पैर जवाब नहीं दे गए। जब उसने उस रात बाद में मुझे फोन किया तो वह समझ नहीं पा रहा था। उसकी आवाज फटी हुई थी। वह कहता रहा, अजय सूटकेस में है। उसने उसे सूटकेस में डाल दिया। और फिर वह चिल्लाने लगा। उस रात मैं 2 अन्य लोगों के साथ उस बस स्टैंड पर गया। हमें सूटकेस मिला, खाली, कोई खून नहीं, कोई महिला नहीं, दीपक भी नहीं, बस ऊपर टिमटिमाता हुआ बल्ब, अभी भी जीवित, अभी भी ऐसे पलक झपक रहा था जैसे किसी आंख ने कुछ ऐसा देखा हो जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था। दीपक 2 दिन बाद 10 किलोमीटर दूर एक खेत में मिला, अकेला, चुप, कांपता हुआ, हाथ में फटा हुआ लाल कपड़ा पकड़े हुए। वह अब कुछ नहीं बोलता, ज्यादा नहीं खाता, बस घूरता रहता है। और कभी कभी आधी रात को वह चीखता है, शब्द नहीं, बस कच्ची टूटी हुई आवाजें, जैसे कि कुछ अभी भी उसके अंदर है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लोग कहते हैं कि वह पागल हो गया है, लेकिन मुझे पता है कि उसने क्या देखा, क्योंकि जब मैं 1 हफ्ते बाद उस जगह पर वापस गया, वह वहां थी, खड़ी थी, अभी भी उसी सूटकेस के साथ। और जब मैंने उसकी आंखों में देखा, मुझे पता था कि अजय कभी नहीं गया। मुझे पता था कि कुछ चीजें मरती नहीं हैं, वे इंतजार करती हैं। वे बस स्टैंड पर इंतजार करती हैं, सुनसान सड़कों पर, रात में। और वे चुपचाप अपने शिकार को ले जाती है,
अगले व्यक्ति का इंतजार करती है जो आखिरी बस से चूक जाता है। ये बस एक और वीकेंड ट्रैक होना था। सुमित और नेहा ने इसे हफ्तों से प्लान किया था। शहर की अराजकता से प्रकृति की गोद में एक शांत पलायन। जंगल का रास्ता नक्शे पर चिह्नित था और वे अच्छी तरह से तैयार थे, या कम से कम उन्हें लगा कि वे तैयार थे। लेकिन कभी कभी प्रकृति गलतियों को माफ नहीं करती है। जैसे जैसे शाम ढलने लगी और सुनहरी रोशनी गहरे नीले रंग में बदल गई, उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता उनके पीछे गायब हो गया है। कोई संकेत नहीं, कोई आवाज नहीं, बस पेड़ और ऐसा सन्नाटा जो आपके कानों को दबाता है। घबराहट अभी भी नहीं हुई थी जब उन्होंने आगे एक खुला स्थान देखा और वहां जंगल के बीच में एक छोटा प्राचीन मंदिर था। काई से ढका हुआ, इसकी पत्थर की सतह पर दरारें और इसके चारों ओर एक अजीब सी शांति, जैसे कि समय अंदर से रुक गया हो। वे किसी को खोजने या कम से कम सुबह तक आश्रय पाने की उम्मीद में आगे बढ़े। तभी उन्होंने उसे देखा, एक बूढ़ी औरत मूर्ति के सामने बैठी हुई। उसके लंबे भूरे बाल बेलों की तरह लटक रहे थे, होंठ संस्कृत की तरह लग रहे थे, लेकिन तेज, अधिक उन्मत्त। उसने उनकी ओर देखा तक नहीं, उनकी उपस्थिति को भी स्वीकार नहीं किया, बस झूमती रही और मंत्रोच्चार करती रही। नेहा जम गई। महिला के बारे में कुछ गलत लगा, सिर्फ अजीब नहीं बल्कि गलत, जैसे कोई उसकी मौजूदगी से कुछ खा रहा हो। सुमित ने फुसफुसाकर कहा कि उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन रात पहले से ही जंगल को निगल रही थी और अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अनिच्छा से वे मंदिर के बाहर एक छोटी सी आग जलाते हुए रुके। घंटों बीत गए और महिला कभी नहीं हिली, लेकिन नेहा हिली। किसी समय उसकी आंखों की गर्मी चली गई, उसकी आवाज बदल गई। उसने नेहा की तरह जवाब देना बंद कर दिया। इसकी शुरुआत उसकी नींद में बड़बड़ाने से हुई। फिर आधी रात से ठीक पहले वह खड़ी हुई, आंखें खाली, मंदिर की ओर चल पड़ी। सुमित ने उसका नाम पुकारते हुए भ्रमित और भयभीत होकर उसका पीछा किया। अंदर बूढ़ी औरत चली गई थी, गायब हो गई। केवल मूर्ति बची थी और नेहा हंस रही थी। पहले तो धीरे से, फिर हंसी एक तीखी चीख में बदल गई जब वह उसका सामना करने के लिए मुड़ी। अपने चेहरे से नहीं, बल्कि उसके अंदर नेहा की खाल पहने किसी और चीज के साथ। इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। बाद में गांव वालों ने मंदिर की दीवारों पर खून के छींटे पाए। सुमित का शरीर मूर्ति के आधार के पास कुचला हुआ पाया गया। हड्डियां मुड़ी हुई थीं, मानो उसे किसी अदृश्य शक्ति ने बार बार पटक दिया हो। नेहा भी वहीं थी, बेहोश, मूर्ति के चरणों में सिमटी हुई, आंखें खुली हुई लेकिन खाली, मानो उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे कोई दिमाग नहीं समझ सकता। जब वह होश में आई तो उसे कुछ भी याद नहीं था। कोई ट्रैक नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई सुमित नहीं, बस सन्नाटा, मानो जंगल ने उसके प्यार, उसकी यादों और उसकी आत्मा के हर निशान को निगल लिया हो, और वह उस जंगल को फिर कभी नहीं छोड़ सकती थी। बाहर निकलने की हर कोशिश विफल हो गई। वह खुद को उसी टूटे हुए मंदिर, उन्हीं सड़ती जड़ों, उसी मंत्रोच्चार के पास वापस पाती जिसे कोई और नहीं सुन सकता था। मानो जो आत्मा उसमें प्रवेश कर गई थी वह कभी गई ही नहीं और कभी जाने का इरादा भी नहीं रखती थी। आप राजमार्गों पर कहानियां सुनते हैं, चाय के ब्रेक के दौरान ट्रक ड्राइवरों के बीच फुसफुसाती कहानियां, लेकिन एक नाम ऐसा है जो आज भी बड़े लोगों को सिहरन पैदा कर देता है, आधी रात का ढाबा। यह दो राज्यों की सीमाओं के बीच राजमार्ग के उस लंबे बंजर हिस्से पर कहीं है, और वे कहते हैं कि यह केवल रात 11 बजे से 2 बजे के बीच खुलता है। कोई साइन बोर्ड नहीं, दूर से कोई रोशनी नहीं, यह बस सही समय पर दिखाई देता है। सूरज और महेश, 2 अनुभवी ट्रक ड्राइवर जो सालों से एक साथ सड़क पर थे, कहानियों को हंसी में उड़ा देते थे। भूत ढाबा, महेश ने गियर बदलते हुए हंसते हुए कहा था। हम दंगों, भूस्खलन से गुजरे हैं, एक ढाबा क्या कर सकता है? लेकिन आधी रात को भूख अजीबोगरीब हरकतें करती है, और जब उन्होंने दूर से एक टिमटिमाती लालटेन की रोशनी देखी,
एक छोटा सा सड़क किनारे का भोजनालय, जिसमें काउंटर पर लाल रंग की एक महिला इंतजार कर रही थी, तो वे बिना कुछ सोचे रुक गए। वह महिला सुंदर थी, इतनी भूली बिसरी जगह के लिए बहुत सुंदर। उसकी मुस्कान गर्म थी, लेकिन उसकी आंखें ठंडी खोखली, जैसे किसी ने आकर्षण का मुखौटा पहना हो। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उन्हें बैठने के लिए कहा और कुछ ही मिनटों में 2 समान प्लेटें ले आई। भाप से भरी रोटियां, एक करी जिसकी महक सड़क पर खाए गए किसी भी खाने से ज्यादा तीखी थी। वे दोनों अपनी किस्मत पर मजाक करते हुए खाने लगे, लेकिन खाने के बीच में सूरज रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसे घुटन हुई, खांसी हुई और फिर बेंच के पास जोर से उल्टी हुई। और जो निकला वह खाना नहीं था, यह काले बालों का गुच्छा था। लंबे बाल जो नाखूनों की तरह उलझे हुए थे। मानव नाखून! महेश जम गया, उसकी सांस उसकी छाती में अटक गई। उसने फिर से खाने को देखा और रोटियों को हिलते हुए देखा, जैसे कि उनके अंदर कुछ जीवित था। सूरज जमीन पर गिर गया, उसका गला घुट रहा था, उसका शरीर ऐंठने लगा। महेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे ढाबा गायब हो गया था। दोनों तरफ सिर्फ काले खेत थे। वह अपने ट्रक में कूद गया, कांपते हाथों से इंजन चालू किया और पागलों की तरह रात में गाड़ी चलाता रहा। एक बार भी रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत नहीं हुई। घंटों बाद एक गश्ती दल ने पाया कि उसका ट्रक कुछ किलोमीटर दूर एक पेड़ से टकरा गया था। महेश अंदर था, लेकिन जीवित नहीं। एक खामोश चीख में उसका मुंह खुला हुआ था। उसकी आंखें उभरी हुई थीं, आधी बाहर निकली हुई थीं और उसकी छाती पर गहरी खरोंच के निशान थे, जैसे कि किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। और सूरज, उसे कोई नहीं मिला। केवल उसके जूते उस जगह के पास बड़े करीने से रखे हुए थे जहां ढाबा था। कोई पैरों के निशान नहीं, कोई टायर के निशान नहीं, केवल सन्नाटा। तब से ट्रक चालक कसम खाते हैं कि वे रात 10 बजे के बाद उस मार्ग से बचते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपको कभी रात में लाल रंग की कोई महिला खाना परोसती दिखे तो रुके नहीं, बात न करें, और जो भी करें खाएं नहीं। मुंबई में देर रात चलने वाली लोकल असामान्य नहीं है। दिन में भीड़ भाड़ होती है, लेकिन रात में आधी रात के बाद वे पूरी तरह से कुछ और ही हो जाती हैं। खाली डिब्बे, टिमटिमाती रोशनी और वह अजीब हवा जो ट्रेन की खड़खड़ाहट के ठीक नीचे फुसफुसाती हुई लगती है। उस रात प्रिया द्वितीय श्रेणी की महिला कोच में अकेली यात्रा कर रही थी। यह लगभग 12:35 बजे था। डिब्बा लगभग खाली था। उसके सामने कोई नहीं बैठा था। ऊपर का पंखा धीमी सी चीखने की आवाज कर रहा था और उसके ऊपर की रोशनी कभी कभी झपकती थी। उसने अपने ईयरफोन लगाए ताकि वह भयानक सन्नाटे को दूर कर सके, लेकिन कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ऐसी गड़बड़ जिसे आप समझा नहीं सकते। हवा में एक भार, आपकी त्वचा पर रेंगती हुई ठंड। उसने एक ईयरफोन निकाला और चारों ओर देखा। तभी उसे खिड़की दिखाई दी। यह बंद थी, लेकिन एक चेहरा था। एक महिला अंदर देख रही थी, पीली खोखली आंखों वाली और लंबे काले बालों से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी जो ट्रेन के चलने के बावजूद हवा में थोड़ी लहरा रही थी। प्रिया स्तब्ध रह गई, उसकी सांस गले में अटक गई। उसने पलकें झपकाईं, उम्मीद करते हुए कि वह कल्पना कर रही है, लेकिन चेहरा अभी भी वही था और वह मुस्कुराया। कोई गर्मजोशी भरी मुस्कान नहीं, एक टेढ़ी मेढ़ी क्रूर मुस्कान, जैसे कोई उसके डर का आनंद ले रहा हो। प्रिया के प्रतिक्रिया करने से पहले अगले डिब्बे से एक जोरदार धमाका हुआ, फिर एक चीख, थोड़ी देर और फिर सन्नाटा। लोग जांच करने के लिए दौड़े और 2 यात्री मृत पाए गए। एक की गर्दन पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ी हुई थी, अस्वाभाविक रूप से, जैसे किसी ने उसका सिर 180 डिग्री घुमाया हो। दूसरा, उसकी आंखें खुली हुई थीं, खून से लथपथ और पूरी तरह से आतंक में जमी हुई, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसने उसके दिल को रोकने से पहले उसका दिमाग तोड़ दिया हो।
प्रिया कांप रही थी, बोल नहीं पा रही थी। जब पुलिस ने बाद में उससे पूछताछ की तो उसने आखिरकार फुसफुसाकर बताया कि उसने क्या देखा था। चेहरा, महिला, और फिर 2 मौतों से ठीक पहले आत्मा ने खिड़की से उसे देखा और एक ऐसी आवाज में कहा जो तेज नहीं थी लेकिन उसके सिर के अंदर गरज रही थी, तेरी बारी अगला है, अगली बारी तुम्हारी है। उस रात उन्होंने आपातकालीन चेन खींची, ट्रेन रोकी और डिब्बे को खाली कराया। प्रिया को पुलिस सुरक्षा के साथ घर भेज दिया गया, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसके साथ रह गया। वह कहती है कि अब भी जब वह किसी भी ट्रेन में अपनी आंखें बंद करती है तो उसे अभी भी लगता है कि खिड़की से कोई देख रहा है, तब भी जब बाहर सिर्फ अंधेरा होता है। और वह आवाज अभी भी कभी कभी उसके सपनों में गूंजती है, फुसफुसाहटें जो उसके खून को ठंडा कर देती हैं। तेरी बारी अगला है, यह सिर्फ एक मजेदार सप्ताहांत होना चाहिए था। 6 दोस्त, सभी सहपाठी, कालीगंज नामक एक गांव के पास एक पुरानी नदी के किनारे पिकनिक पर जाने का फैसला किया। एक ऐसी जगह जहां उनमें से कोई भी पहले नहीं गया था, लेकिन किसी के चचेरे भाई से इसके बारे में सुना था। वहां नदी काली थी, इतनी काली कि स्याही बिखरी हुई लग रही थी और स्थानीय लोग इसे काली नदी कहते थे। काली नदी। इसके आसपास के पेड़ बहुत नीचे झुके हुए थे और हवा बहुत शांत लग रही थी, जैसे कि यह सब देख रही हो। लेकिन किशोरों को चेतावनियों की परवाह नहीं है। वे हंसे, तेज आवाज में संगीत बजाया और यहां तक कि तैराकी भी की, बावजूद इसके कि पास में एक फीके संकेत लगे थे जिस पर लिखा था पूर्णिमा पर दूर रहें। उन्हें लगा कि यह सिर्फ गांव का कोई अंधविश्वास है। फिर दोपहर में शांति छा गई। सबसे पहले यह साहिल था। वह बस पानी में था। 1 सेकंड पहले हंस रहा था, फिर सन्नाटा। उसकी हंसी बीच में ही रुक गई। कोई छप नहीं, कोई चीख नहीं, बस चली गई। उन्हें लगा कि यह एक शरारत है। फिर उन्हें उसकी शर्ट मिली, किनारे पर तैरती हुई, भीगी हुई। कोई खून नहीं, संघर्ष के कोई निशान नहीं, बस अनुपस्थिति। समूह में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, राघव चिल्लाया। वे मुड़े। वह कमर तक पानी में था, छटपटा रहा था, मानो अदृश्य हाथ उसे नीचे खींच रहे हों। वे दौड़े, मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ ही सेकंड में पानी में खींच लिया गया, चला गया। 1 मिनट बाद केवल उसकी टोपी ही बाहर आई। अब तक आतंक ने समूह को निगल लिया था। वे कांपते हुए, सांस फूलते हुए मदद के लिए चिल्लाते हुए पास के गांव की ओर भागे। एक बूढ़ा बाबा जो छड़ी की तरह पतला था, एक झोपड़ी से बाहर निकला। उसकी आंखें भूरी, खोखली थीं, जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो और अब उसे किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। उसने बस इतना कहा, वो औरत जो इस नदी में डूबी थी, अब हर पूर्णिमा को जिंदा होती है, शांति से लेती है अपना बदला। उन्होंने उस पर तब तक विश्वास नहीं किया जब तक कि उसने एक पेड़ पर कील से बंधी एक फीकी अखबार की कतरन की ओर इशारा नहीं किया। वे कहते हैं कि उसने अपनी आखिरी सांस में उन्हें श्राप दिया था। तब से हर पूर्णिमा पर वह नदी के पानी और प्रतिशोध में भीगी हुई उठती है और अपने विश्राम स्थल के पास हंसने या खेलने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। पुलिस ने कई दिनों तक लड़कों की तलाश की। कोई शव कभी नहीं मिला, केवल उनके सामान मिले, किनारे पर करीने से तह करके रखे गए, जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति ने लौटाए हों जिसे वे नहीं चाहिए थे। अब स्थानीय लोग कहते हैं कि यदि आप पूर्णिमा के दौरान काली नदी के पास जाते हैं और यदि आपको सतह के ठीक नीचे एक महिला का रोना सुनाई देता है तो पीछे मुड़ जाए, पानी में न देखें, उसकी पुकार का जवाब न दें, क्योंकि एक बार जब वह आपको देख लेगी तो आप उसके हो जाएंगे। यह एक खूबसूरत जीवन की शुरुआत थी। रोहन और मीरा नवविवाहित, सपनों, हंसी और उस गर्मजोशी से भरे हुए जो आप केवल वेदी से उठे जोड़ों में ही देखते हैं, नैनीताल के एक होटल में ठहरे। एक ऐसी जगह जिसे रोहन बचपन से हमेशा पसंद करता था। होटल फैंसी नहीं था, लेकिन इसमें आकर्षण था।
लकड़ी के फर्श, प्राचीन लैंप, एक शांत झील का नजारा। जब वे पहुंचे तो रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति ने चाबियां सौंपी और विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, कमरा 309, तीसरी मंजिल सर। उसकी आवाज में थोड़ा विराम था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा नंबर बताने से पहले झिझक रहा था। लेकिन रोहन ने दोबारा नहीं सोचा। कमरा ठीक लग रहा था, उम्मीद से थोड़ा ठंडा लेकिन ठीक। रेडिएटर काम नहीं कर रहा था और हवा में नमी की गंध थी, जैसे गीली लकड़ी और कुछ और धातु, लगभग जंग जैसा या खून। लेकिन फिर देर हो चुकी थी। वे थके हुए थे और रात के खाने के बाद वे बिस्तर पर लेट गए और म्यूट पर कोई पुरानी फिल्म देखते हुए फुसफुसाते और हंसते रहे। लगभग 2 बजे मीरा बाथरूम का उपयोग करने के लिए उठी। उसने रोहन के माथे को चूमा और कहा, मैं 1 सेकंड में वापस आऊंगी। लेकिन मिनट बीत गए, फिर 10। रोहन आधा सोया हुआ बाथरूम के दरवाजे को घूरते हुए इंतजार कर रहा था, जो थोड़ा खुला था। अंदर से प्रकाश टिमटिमाया और फिर उसने इसे सुना, एक नरम सिसकी। मीरा की आवाज नहीं, यह अलग थी। यह धीमा, जानबूझकर था, जैसे कोई बिना सुने रोने की कोशिश कर रहा हो। मीरा, उसने पुकारा। कोई प्रतिक्रिया नहीं। सिसकियां तेज होती गईं। घबराया हुआ रोहन बाथरूम की ओर भागा और उसने जो देखा, उसकी चीख उस कमरे के बाहर कभी नहीं सुनी गई थी। मीरा का शरीर बाथटब में उल्टा लटका हुआ था। उसके पैर किनारे पर थे, सिर पानी में अस्वाभाविक रूप से मुड़ गया। उसके पीछे लगे आईने में उसकी पत्नी नहीं, बल्कि एक पीली औरत खड़ी थी, भीगी हुई और मुस्कुरा रही थी। उसका मुंह उसके गालों से बहुत दूर तक फैला हुआ था। उसकी आंखों के काले गड्ढे खून से रिस रहे थे। रोहन लड़खड़ाता हुआ पीछे लौटा, फिसला, बाथरूम से बाहर निकला और जोर से कांपते हुए दरवाजा बंद कर दिया। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब बेहोश हो गया। अगली सुबह कर्मचारियों ने उसे कमरे के एक कोने में सिकुड़ा हुआ पाया। फुसफुसाते हुए दीवार को खरोंचने से उसके नाखून खून से सने हुए थे। मीरा का शरीर अभी भी टब में था, सिवाय उसके चेहरे के। अब शांत था, मानो वह बस सो गई हो। बाद में सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की गई। जो दिखा उसने रोहन की मानसिकता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसने मीरा को बाथरूम में प्रवेश करते हुए दिखाया। पूरे 1 मिनट बाद कोई और उसके पीछे पीछे आया या कुछ ऐसा। एक आकृति, लंबी, घुटनों तक बाल गिरते हुए, पूरी तरह से भीगी हुई। आकृति ने मीरा को कभी नहीं छुआ, बस उसके पीछे खड़ी रही, देखती रही, हिली नहीं। 5 मिनट से ज्यादा समय तक। फिर मीरा धीरे धीरे पीछे की ओर झुकने लगी, मानो उसकी रीढ़ को अदृश्य हुक से खींचा जा रहा हो। उसके पैर जड़वत रहे, जबकि उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से झुका हुआ था। फिर ब्लैकआउट। कोई और फुटेज नहीं, कोई प्रवेश नहीं, कोई निकास नहीं। रोहन के भाग जाने तक दरवाजा फिर कभी नहीं खुला। जब पुलिस ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो उसने आखिरकार कबूल किया। कमरा 309 सालों से बंद था। एक दुल्हन अपनी शादी की रात यहां मर गई थी, अपने पति द्वारा टब में डूब जाने के कारण, जिसने दावा किया कि काले कपड़े पहने एक महिला ने उससे कहा था, वह तुम्हारी नहीं है। उन्होंने कमरे को सील करने की कोशिश की, प्रार्थनाएं की, सब कुछ आजमाया, लेकिन वह हमेशा वापस आ जाती थी, हमेशा। और जो कोई भी उसके कमरे में कदम रखता है, खासकर प्रेमी, वह उन्हें दिखाती है कि असली कब्जा क्या होता है। गांवों में कुछ ऐसा होता है, खासकर भारत के दिल में छिपे गांवों में, जो ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जिन्हें कोई लिखने की हिम्मत नहीं करता। नंदपुर गांव में हर बच्चे को अकेले चलने लायक होने से पहले यही नियम बताया जाता है, रात 1 बजे के बाद कभी भी मुख्य चौराहा पार न करें। लेकिन कोई आपको यह नहीं बताता कि ऐसा क्यों। वे बस कहते हैं, मत जियो बेटा, वो औरत मिलेगी, और चुप हो जाते हैं। मुझे भूतों पर कभी विश्वास नहीं था, जब तक मैं वहां नहीं गया। मेरा
चचेरा भाई रवि आस पास के इलाकों में दूध देने जाता था। वह बहादुर, तेज तर्रार, निडर था। वह भूत के विचार पर हंसता था। एक रात जब उसकी बाइक खराब हो गई और उसे रात 1:15 बजे चौराहा पार करना था, तो उसने मुझे फोन करके मजाक में कहा, चलो देखते हैं तुम्हारा चौराहा वाला भूत मुझे चाय देता है या नहीं। मैं भी हंसा, आखिरी बार, क्योंकि अगली सुबह रवि का शव चौराहे से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर मिला, मुड़ा हुआ, जैसे किसी ने उसे दोनों सिरों से पकड़ लिया हो और गीले तौलिए की तरह मरोड़ दिया हो। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं और उसका मुंह, भगवान, मैं भूल नहीं सकता, उसका जबड़ा उखड़ गया था, मानो उसने इतनी जोर से चिल्लाया हो कि वह टूट गया हो। लेकिन यह यहीं नहीं रुका। एक हफ्ते बाद एक सरकारी ठेकेदार जो नई स्ट्रीट लाइट लगाने का काम कर रहा था, उसने कहा कि उसने चौराहे के बीच में सफेद कपड़े पहने एक महिला को रोते हुए देखा। उसे लगा कि वह चोटिल हो गई है या खो गई है। वह नंगे पैर थी, चेहरा लंबे सीधे काले बालों से छिपा हुआ था और उसने धीरे से पूछा, मंदिर का कौन सा रास्ता है भैया? उसने रास्ता बताया, मुस्कुराया, यहां तक कि कहा, ध्यान रखना बहन जी। यह आखिरी बार था जब किसी ने उसे जीवित देखा था। अगली सुबह उसकी लाश उसकी कार में मिली। रीढ़ पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी, सिर लगभग पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। उसके कानों से खून बह रहा था, जैसे कि कोई उसकी आत्मा में चीख रहा हो। तभी गांव ने आखिरकार एक तांत्रिक को बुलाने पर सहमति जताई। वह एक टीम के साथ पहुंचा, शांत, गंभीर, ऐसे लोग जो ऐसे दिखते हैं जैसे उन्होंने ऐसी चीजें देखी हों जिनके लिए दुनिया तैयार नहीं है। उस रात वे चौराहे पर इंतजार कर रहे थे। ठीक 1:03 बजे वह प्रकट हुई, छाया से, धीरे धीरे चलती हुई। उसकी सफेद साड़ी नीचे से फटी हुई थी, उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे और उस चांदनी में उन्होंने उसका चेहरा देखा। पीला नहीं, खोखला नहीं, लेकिन दर्द से भरा हुआ। गालों पर आंसू बह रहे थे जो कभी खूबसूरत थे, लेकिन अब पीड़ा और क्रोध से मुड़े हुए थे। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया, लेकिन वह चीखी, सिर्फ चीखी नहीं, दहाड़ने लगी, जैसे हजारों आवाजें एक साथ टूट गई हों। लाइटें फूटी, पेड़ हिले और वे सब जमीन पर गिर पड़े। जब उसने खुद को संभाला तो तांत्रिक ने सच बताया। सालों पहले उस महिला के साथ 4 शराबी पुरुषों ने उसी चौराहे पर सामूहिक बलात्कार किया था। उसे बरगद के पेड़ के नीचे मरने के लिए छोड़ दिया था। वह सारी रात खून बहाती रही, मदद के लिए रोती रही, लेकिन कोई नहीं आया। और जब वह मरी तो उसकी आत्मा फट गई। एक हिस्सा अभी भी रोता है, दूसरा शिकार करता है। वह बेतरतीब ढंग से हत्या नहीं करती, केवल वे जो रुकते हैं, केवल वे जो मदद करने की कोशिश करते हैं। पुरुष, क्योंकि अब उसके लिए हर पुरुष उसके हत्यारों का चेहरा है। तांत्रिक ने प्राचीन मंत्रों का उपयोग करके उसकी आत्मा को पेड़ से बांधने की कोशिश की, लेकिन उसने भी स्वीकार किया, मैंने उसे अब भी के लिए फंसा लिया है, उसे मुक्त नहीं किया है। इसीलिए आज भी जब रात में हवा उस चौराहे से गुजरती है तो लोग कहते हैं कि आपको पदचाप सुनाई देती है और एक धीमी आवाज पूछती है, मंदिर किस तरफ है भैया? बस स्टैंड पर उस शापित रात को 3 महीने बीत चुके थे, जब दीपक गायब हो गया था। अपने पीछे एक डरावनी चीख और खून से लथपथ याद के अलावा कुछ नहीं छोड़ गया था, जो साक्षी की हर सांस को परेशान कर रही थी। जब उसने कहा कि यह कुछ अप्राकृतिक था तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि दीपक भाग गया, उसका अपहरण कर लिया गया, या इससे भी बदतर, उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन साक्षी जानती थी, उसने अपनी हड्डियों में महसूस किया था कि किसी बुरी चीज ने उसके भाई को पूरी तरह से निगल लिया है। उसने सैकड़ों बार सीसीटीवी फुटेज देखी थी। बिना पलक झपकाए एक महिला की धुंधली आकृति एक सूटकेस के पास स्थिर खड़ी थी, जैसे कि समय ने उसे छुआ ही नहीं। और फिर वास्तविकता में किसी गड़बड़ी की तरह दीपक बस वहां नहीं था। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित साक्षी ने पैटर्न का पता लगाना शुरू किया। रिपोर्ट, फुसफुसाहट,
शहरी किंवदंतियां जिन्हें लोग घबराहट में हंसते थे लेकिन कभी जानने की हिम्मत नहीं करते थे। प्रत्येक स्थान जहां एक समान गायब होने की घटना हुई थी, एक स्थान पर वापस जाती थी। शहर के किनारे पर वह अकेला बस स्टैंड। रात के 11:30 बजे होते थे। हमेशा एक महिला, हमेशा एक भारी पुराना सूटकेस, और इसलिए साक्षी लौटी अपने भाई को खोजने की उम्मीद करने वाली बहन के रूप में नहीं, बल्कि एक राक्षस का सामना करने के लिए तैयार महिला के रूप में। उस रात बस स्टैंड हमेशा की तरह सुनसान था, लेकिन सन्नाटा भारी लग रहा था, कुछ प्राचीन और दुष्टता से लथपथ। साक्षी एक गुप्त कैमरा, केरोसिन की एक बोतल और अपने दादाजी का जंग लगा त्रिशूल लेकर आई थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने कभी तांत्रिक अनुष्ठानों में किया था। और फिर वह वहां थी, ठीक उसी जगह खड़ी थी जहां वह उस रात खड़ी थी। वह महिला, वही फीकी साड़ी पहने, उसके बाल बिखरे हुए और गीले थे, जैसे कि वह अभी अभी कब्र से बाहर आई हो। उसकी त्वचा पीली और पतली थी, उसकी हड्डियों पर फैली हुई थी, और उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें काले शून्य उसके चारों ओर की रात को सोख रहे थे। साक्षी आगे बढ़ी। उसका दिल सीने में युद्ध के ड्रम की तरह धड़क रहा था और सूटकेस हिल गया। यह कांप उठा, बस थोड़ा सा। भीतर से एक दबी हुई, मरती हुई फुसफुसाहट गूंजी, मदद करो मुझे। वह आगे बढ़ी और उसे खोल दिया, लेकिन जो बाहर गिरा वह उसका भाई नहीं था। यह एक आधे सड़े हुए बच्चे का हाथ था। उंगलियां फड़क रही थीं। महिला अचानक उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जिसने समय को रोक दिया, धीमी, दर्दनाक और जहरीली। फिर उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से झटका, गर्दन बगल की ओर झुकी और उसने एक आवाज निकाली, एक चीख जो मानवीय कानों के लिए नहीं थी। उसके चारों ओर छायाएं जीवंत हो उठीं। साक्षी ने चीखी और केरोसिन छिड़का, जिससे सूटकेस और महिला जल उठी, लेकिन जलने के बजाय लपटें साक्षी की त्वचा से चिपक गईं, मानो उसे कोशिश करने की सजा दे रही हों। वह बेहोश हो गई। जब वह उठी तो आग बुझ चुकी थी। सूटकेस गायब था, महिला गायब थी, बस उसका कैमरा बचा था, जो चमत्कारिक रूप से बरकरार था। जब उसने फुटेज चेक की तो वह उसी पल खत्म हो गई जब वह बेहोश हो गई। लेकिन आखिरी 5 सेकंड में कुछ और दिखा। वही सूटकेस अब 200 किलोमीटर दूर दूसरे बस स्टैंड पर शांत बैठा था, और उसके पीछे एक आदमी जम्हाई लेता हुआ अपनी बस का इंतजार कर रहा था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि अगली बस उसकी होगी। अभिशाप खत्म नहीं हुआ था, वह आगे बढ़ चुका था।